हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 41। 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठा शक्ति बरबस ही मुस्कुराए जा रहा था। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब विष्णु आकर उसके बगल में बैठ गया और उसे देख रहा है। शक्ति ने अपनी दाईं तरफ विष्णु को देखा तो हैरानी से कहा, तुम कब आए? तुम मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता है। विष्णु ने कहा तो शक्ति के होंठों से वो प्यारी सी मुस्कान गायब हो गई और उसने कहा, घर जाने की बजाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही चला आया। 2 दिन से तू ठीक से बात नहीं कर रहा, देखा मैंने। देख, मालिक से मैंने माफी मांग ली है, उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। अब तू भी माफ कर देना भाई। विष्णु ने शक्ति को मक्खन लगाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन आगे से संभल कर, शक्ति ने कहा और सिगरेट निकालकर मुंह में रख ली। विष्णु ने देखा सिगरेट के कश लगाते हुए शक्ति की आंखों में एक अलग ही चमक और चेहरे पर सुकून था। तो बुरा ना माने तो एक बात कहूं? विष्णु ने डरते डरते कहा। हाँ कहो, शक्ति ने कहा। तुम ये सब काम क्यों करते हो? मेरा मतलब ये चोरी चकारी, मालिक का कहा हर काम, लोगों को डराना धमकाना। दिखने में अच्छे घर के लगते हो और बनारस के तो बिल्कुल नहीं हो, फिर यहाँ कैसे? विष्णु ने डरते डरते पूछ लिया। शक्ति ने सिगरेट के कश लगाते हुए कहा, जिंदगी में कुछ रास्ते हम नहीं चुनते विष्णु, बल्कि हमारी किस्मत हमें उन रास्तों पर ले आती है। अब हम यहाँ क्यों हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, इनका जवाब तो हमें भी नहीं पता, तो तुम्हें क्या बताएंगे। वैसे भी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरी है। अब वो कहीं से भी आए, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी ये नपी तुली बातें हमेशा मुझे खामोश कर देती है। अच्छा, तुम किसी से प्यार करते हो क्या? मेरा मतलब कोई पसंद आई अभी तक बनारस में या इससे बाहर? विष्णु ने शक्ति का मन टटोलते हुए कहा। विष्णु की बात सुनकर शक्ति की आंखों के आगे काशी का चेहरा आने लगा। उसने विष्णु से नजर चुराई और कहा, रात बहुत हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। जवाब नहीं देना तो मत दो, कम से कम बहाने तो मत बनाओ। वैसे जो लड़की तुमसे घाट पर मिली थी, जानते हो वो किसकी बेटी है? विष्णु ने उठते हुए कहा, बनारस के सबसे बड़े सीमेंट गोदाम के मालिक शिवम गुप्ता की। शक्ति ने बिना किसी भाव के कहा, फिर तो ये भी पता होगा कि मालिक और शिवम भैया के बीच कितनी पुरानी दुश्मनी है। विष्णु ने कहा तो शक्ति उठा और उसके सामने आकर कहा, हमें इनकी दुश्मनी से क्या मतलब? अगर शिवम ने अच्छा पैसा दिया तो हम मालिक का गला भी काट देंगे। कहकर शक्ति विष्णु का कंधा थपथपाते हुए वहां से चला गया। ठंड में भी विष्णु के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी और उसने धीरे से कहा, कितना खतरनाक आदमी है यार, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इससे बनाकर रखनी पड़ेगी। ए शक्ति, रुक ना, मैं भी आता हूं। कहते हुए विष्णु भी उसके पीछे पीछे चला आया। इंदौर, मध्य प्रदेश। अधिराज जी और अंबिका की मैरिज एनिवर्सरी थी, इसलिए सबने बाहर खाना खाने का प्लान बनाया। सारिका ने काशी की दोस्तों को भी इनवाइट कर दिया। सभी अनु के पसंदीदा रेस्टोरेंट पहुंचे। काशी ने अपने नाना नानी के लिए सेपरेट टेबल बुक किया था ताकि वे दोनों साथ बैठकर अपना क्वालिटी टाइम बिता सके। इसके अलावा बाकी सब एक फैमिली टेबल बुक करके उसके इर्द गिर्द आ बैठे। अनु ने सबके लिए खाना ऑर्डर किया। शिवम को सादा खाना पसंद था, इसलिए उसने अपने लिए सिर्फ दाल चपाती और मिक्स वेज ऑर्डर कर दिया। काशी बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। गौरी, प्रिया और रितु अभी तक नहीं आई थी। सारिका ने उसे परेशान देखा तो कहा, क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी दोस्त आ रही है ना? आ रही है, आ चुकी है दी, वो देखो, अनु ने कहा। सारिका और काशी ने देखा तीनों महामूर्तियां सामने से चली आ रही थी। तीनों ने जींस टॉप और ऊपर जैकेट्स पहन रखे थे। तीनों ने आकर उनको ज्वाइन किया और गौरी ने कहा, आई एम सो सॉरी, लेट हो गया। एक्चुअली वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, शुरू करें, सारिका ने प्यार से कहा।
आपके पापा क्या करते हैं बेटा? शिवम ने गौरी से पूछा। पापा का नाम सुनते ही गौरी थोड़ा अपसेट हो गई। काशी ने सुना तो बात संभालते हुए कहा, पापा, गौरी के पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। माफ करना बेटा। शिवम को यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ। इट्स ओके अंकल, गौरी ने कहा। तो आपके घर में कौन कौन है? शिवम ने पूछा। मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई जय। मम्मी यही एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है और भाई अभी स्कूल में है, गौरी ने कहा। तो शिवम मुस्कुरा उठा। गौरी की बातों में कॉन्फिडेंस उसे साफ दिखाई दे रहा था। जीजू, बाकी की बातें बाद में करें, पहले खाना शुरू करते हैं प्लीज, अनु ने कहा। वह आज भी उतनी ही बेसब्र थी। अनु की बात सुनकर सबने खाना शुरू किया। खाना खाते हुए शिवम, सारिका, काशी की तीनों दोस्तों से बातें कर रहे थे। सारिका का पता नहीं, पर शिवम उनसे बात करते हुए उनके हाव भाव और जवाबों को काफी ध्यान से देख सुन रहा था। आखिर काशी के दोस्त कैसे हैं ये जानना उसके लिए बहुत जरूरी था। खाना खत्म होने के बाद अनु, प्रिया और रितु के साथ वहीं पास पड़े सोफों पर बैठकर बातें करने लगी। अधिराज जी और अंबिका जी खाना खाने के बाद एक दूसरे का हाथ थामे वहीं पास में लॉन में टहलने लगे। काशी और गौरी ने शिवम, सारिका को अकेला छोड़ना बेहतर समझा और उठकर वहां से चली गई। ए काशी, मुझे वॉशरूम जाना है, चल ना, कहते हुए गौरी काशी को अपने साथ ले गई। दोनों वॉशरूम में आई। काशी को रुकने का कहकर गौरी चली गई। कुछ देर बाद वापस आई और हाथ धोते हुए कहा, अच्छा, तेरे पापा इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे थे? तुम्हें बुरा लगा क्या? काशी ने पूछा। अरे नहीं पागल, मैंने बस ऐसे ही पूछा। वो तो बहुत अच्छे हैं, पता है, उनसे बात करते हुए ना एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। तुम बहुत लकी हो काशी, सच में, गौरी ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा। काशी ने उसके गले लगते हुए कहा, ओ, हमारी एंग्री बर्ड इमोशनल भी होती है। आज से हमारे पापा तुम्हारे पापा। कैसा टाइम आ गया है, पब्लिक वॉशरूम में ये सब। तभी एक महिला ने अंदर आते हुए कहा। काशी दूर हटी और हैरानी से उस औरत की तरफ देखा, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था जिससे उस आंटी को तकलीफ हो। गौरी ने सुना तो कहा, ओ हेलो आंटी, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, कोई लेस्बो नहीं, जो करने आई हो वो करो ना। कितनी बदतमीज लड़की है, ससुराल जाएगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी, कहते हुए आंटी आगे बढ़ गई। किसकी, मेरी या ससुराल वालों की? गौरी ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। तो काशी उसे खींचते हुए बाहर ले आई और कहा, तुम भी ना, चलो चलते हैं। दोनों वहां से लॉन में चली आई। सर्दियों का मौसम था, उस पर ठंड से हवाएं भी चल रही थी। गौरी ने जैकेट पहना हुआ था और काशी ने भी अपना गर्म स्वेटर पहन लिया। दोनों बातें करते हुए वहीं घूमने लगी। चलते चलते गौरी ने कहा, अच्छा, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? घर वाले तो सब यही हैं, आई बाबा बनारस में हैं, ठीक ही होंगे, काशी ने कहा। ओके, और वो तुम्हारे भैया, क्या नाम था उनका? गौरी ने जानबूझकर नाम भूलने की एक्टिंग करते हुए कहा। कौन, वंश भैया? काशी ने कहा। हाँ वही वंश। वो अब भी वैसे ही फ्लर्ट करता है या कुछ सुधार है उसमें? गौरी ने कहा। हमारे भैया तुमसे कोई फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, वो बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट इस बार हमारी वजह से उन्हें सबसे डांट भी सुननी पड़ी, काशी ने वंश के लिए दुख जताते हुए कहा। वो क्यों? गौरी ने पूछा तो काशी ने झगड़े वाली बात गौरी को बता दी। ओह वाओ, तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है ना, सो क्यूट, गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी तुम सिर्फ वंश भैया से मिली हो, हमारे मुन्ना भैया से मिलोगी ना तो उनकी तो फैन हो जाओगी। और हमारी राधिका बुआ, वो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, आई के हाथों का अचार, बाबा के मुंह से बनारस की ढेर सारी कहानियां, और अंजलि, वो तो हमारे बचपन की दोस्त है, काशी ने कहा। अच्छा, लगता है अब तो बनारस जाना ही पड़ेगा, गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार एग्जाम के बाद साथ चलना, बहुत मजा आएगा, काशी ने कहा। ठीक है,
रितु और प्रिया को भी ले चलेंगे, वो दोनों भी मिल लेगी तुम्हारे वंश भैया से, गौरी ने शरारत से कहा। कुछ देर बाद गौरी ने घर जाने की बात कही। उसे प्रिया रितु को भी बुला लिया और सबने शिवम सारिका के पास आकर कहा, अच्छा अंकल आंटी, हम सब अब चलते हैं, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी बेटा, ध्यान से जाना, सारिका ने कहा। बाय बाय काशी, कल कॉलेज में मिलते हैं, गौरी ने कहा और फिर सबको बाय कहकर वहां से चली गई। शिवम, सारिका, अनु, अधिराज जी, अंबिका और काशी भी घर के लिए निकल गए। गौरी के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। पिछले साल ही उसे बर्थडे पर अपनी मम्मी से ये कार मिली थी। ड्राइविंग गौरी कर रही थी। गौरी के बगल में रितु बैठी थी और प्रिया उन दोनों के पीछे। गौरी अपने ही ख्यालों में डूबी गाड़ी चला रही थी। रितु ने उसकी तरफ देखकर कहा, गौरी, काशी के पेरेंट्स कितने अच्छे हैं ना, उनकी मौसी, वो कितनी कूल है यार। अरे वो तो काशी के भाई को देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि उसके मम्मी पापा कितने हैंडसम होंगे और उसकी मम्मी कितनी ब्यूटीफुल। ही इज सो हॉट यार, मुझे लगा वो भी आएगा, लेकिन पीछे बैठी प्रिया ने अफसोस के साथ कहा, तू तो दीवानी हो गई है उसकी। वैसे हो सकते हैं यार, उसके जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। बॉडी, फेस, वॉइस, स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और एटीट्यूड सब परफेक्ट है उसमें। रितु ने भी आहें भरते हुए कहा। एक गौरी, तेरा क्या कहना है इस बारे में, प्रिया ने कहा। उस लड़के से ज्यादा फ्लर्टी तो इस वक्त मुझे तुम दोनों लग रही हो, गौरी ने यू टर्न लेते हुए कहा। गौरी की बात सुनकर दोनों हंसने लगी और रितु ने कहा, यार वो इतना बुरा भी नहीं है, उसके फ्रैंक नेचर को तुमने फ्लर्ट समझ लिया। इट्स ओके, मैंने कब कहा वो बुरा है। बाय द वे, काशी कह रही थी कि इस बार एग्जाम्स के बाद हम तीनों उसके साथ बनारस चलेंगे। जिस तरह वो अपने शहर और अपने घर वालों की तारीफ कर रही है, मुझे लगता है एक बार हमें चलना चाहिए। जरा मैं भी तो देखूं आखिर है क्या उस बनारस में, गौरी ने कहा। ओ वाओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम पक्का चलेंगे, प्रिया ने खुश होकर कहा। ओके, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ, गौरी ने कहा और गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। रितु प्रिया को ड्रॉप करने के बाद गौरी अपने घर की तरफ निकल गई। काशी, रितु और प्रिया ने उसके सामने इतनी बार वंश का नाम लिया कि अब गौरी के दिमाग में भी उसका ख्याल चल रहा था। वंश को देखकर उसका मुस्कुराना, उससे हाथ मिलाना और उसके साथ हुई वो छोटी सी क्यूट सी कन्वर्जेशन, ये सब याद करके गौरी के होंठों पर भी मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपनी साइड वाली खिड़की का शीशा नीचे किया और ठंडी हवा को महसूस करने लगी। बनारस, उत्तर प्रदेश। मुन्ना इलेक्शन जीत चुका था। इस खुशी में वंश ने मुन्ना और अपने दोस्तों के लिए एक शानदार पार्टी रखी थी। वहीं जाने के लिए वंश तैयार हो रहा था। मुन्ना ने देखा तो कहा, तू इतना तैयार हो रहा है जैसे किसी शादी में जाना हो। देखो बाबू, मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है, अब तुम्हें नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब जल्दी चल वरना लेट हो जाएंगे, वंश ने परफ्यूम लगाते हुए कहा। जब वह मुन्ना के सामने आया तो मुन्ना उसे देखने लगा। चुस्त काले रंग का चमकीला शर्ट, जिसकी फिटिंग से वंश के मसल्स की कसावट साफ दिखाई दे रही थी। ऊपर के 2 बटन खुले, हाथ में रुद्राक्ष वाली माला, दूसरे में घड़ी, बाईं आंख के आईब्रो पर कट जो ताजा ताजा ही लगवाया था, बालों को जेल लगाकर सेट किया हुआ था। नई जींस, नए जूते देखकर मुन्ना अपने हाथ के इशारे से पूछने की कोशिश की, क्या बात है। इतना भी मत घूरो, मुझे नजर लग जाएगी, अब चल ना, वंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा। मुन्ना ने जींस, उस पर नॉर्मल चेक्स वाला शर्ट, अपने लंबे बालों में तिरछी मांग, बस इसके अलावा कुछ नहीं। दोनों वंश के कमरे से निकलकर नीचे आए। आई बाबा को वंश ने पहले ही झूठ बोलकर मना लिया कि किसी कॉलेज फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं। दोनों खुशी खुशी जाने के लिए बाहर आए ही थे कि सामने से आता मुरारी मिल गया। दोनों को साथ देखकर कहा, अरे अच्छा हुआ तुम मिल गए। एक काम करो, झनकार पैलेस में तिवारी जी की बिटिया की शादी है, तुम दोनों उसमें चले जाओ, जब लिफाफा देकर आना है, और हाँ, जब तक शादी शुरू ना हो जाए वहीं रुकना।
वंश के बने बनाए प्लान पर मुरारी ने बाल्टी भरकर पानी दे मारा। उसने कहा, लेकिन हम दोनों किसी तिवारी को नहीं जानते चचा। तुम काहे जानोगे बेटा, हमारे और शिवम भैया के जानने वाले हैं। अब हमें जाना है गुप्ता जी के यहाँ, उनके भी लड़के की शादी है ना। अब दोनों में साथ तो जा नहीं सकते, इसलिए एक माह तुम चले जाओ, एक माह हम चले जाते हैं। मुरारी ने लिफाफा मुन्ना की तरफ बढ़ा दिया। मरता क्या न करता, वंश ने मन महसूस कर हामी भर दी। मुरारी मुस्कुराया और अंदर जाने लगा, लेकिन जाते जाते मुरारी की नजर वंश के शर्ट पर पड़ी, जिसके बटन खुले थे। ये देखकर मुरारी ने कहा, लड़की की शादी में जा रहे हो, जब बटन बंद करो और थोड़ा शरीफ बनकर जाओ, मिलते हैं बाद में। मुरारी चला गया तो वंश ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, यार ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सही तो हुआ, तुमने आई से कहा शादी में जा रहे हैं, अब चलो शादी में, मुन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। वंश मन ही मन मुरारी को कोस रहा था। मुन्ना ने बाइक स्टार्ट की और पीछे बैठने का इशारा किया। दोनों वहां से शादी में जाने के लिए निकल गए। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 41। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए आखिर क्या है शक्ति का मकसद? क्या गौरी के दिल पे होने लगी है वंश की एंट्री? वंश की पार्टी होगी या रह जाएगी अधूरी? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।